Hello friends, now let's understand the format of बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स करना है। मैं दो वीडियोस बना चुका हूं पहले ही। एक है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम उसके थर्ड पार्ट पे आता है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। काफ़ी सिंपल पार्ट है। देखिए, अभी लास्ट स्टेप है आपका फाइनल अकाउंट्स का। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, ओके, आपने ट्रेडिंग भी पहले बना दिया है, अब आपको लास्ट स्टेप पे करना है बैलेंस शीट बनाना है, ये जानने के लिए कि आपकी जो फर्म है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ओके, वो कितनी मजबूत है। तो देखिए, क्या करना है आपको, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक टेबल बनाना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड पे आएंगे आपके असेट्स। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल दिया बिजनेस में, वो आपको मेंशन करना है पहले। तो तीन पार्टनर्स अगर रहेंगे तो ए, बी और सी, और तीनों ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है और उसका एडिशन। उसके बाद अगर आपको नेट प्रॉफिट होता है, आपको अगर नेट प्रॉफिट होता है तो आप उसको ऐड करेंगे। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल आपका बढ़ेगा, तो उसको आपको ऐड करना है। अगर आपको नेट लॉस होता है तो आपको उसको लेस करना है। ओके, कैपिटल कम हो जाएगा अगर लॉस हो रहा है तो। लेकिन दो चीज़ें मिलेगी, आपको कहाँ से मिलने वाली है, यह आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, वहाँ से आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलेगा, जो आपको आगे ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद अगर आपने बिजनेस से कुछ ड्रॉइंग्स किया है, कोई अमाउंट विड्रॉ किया है, ओके, तो पर्सनल काम के लिए, विड्रॉवल फॉर द पर्सनल यूज, तो आपका कैपिटल आपको कम हो जाएगा आपका, करेक्ट। तो उसको आपको लेस करना है। और एक इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल कैपिटल यहाँ आपको लिख देना है। फिर और क्या चीज़ें आती है इसके अंदर, देखिए बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन हमने वो चीज़ें देखी है जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, ओके, जिनको हमें एज अ बिजनेस अमाउंट पे करना होता है, दैट इज आर क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने रखा है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद सॉरी, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। बिल्स पेएबल मतलब ये भी एक अमाउंट पेएबल होता है, हमें सामने वाले को पे करना होता है। देन बैंक लोन, लोन लिया चुकाना पड़ेगा तो अमाउंट पेएबल है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, बैंक से आपने कुछ एडिशनल अमाउंट आपको मिला है बैंक से। समझिए आपके बैंक बैलेंस में थे 10,000, आपको बैंक से मिला 12,000, तो 2,000 जो आपको एक्स्ट्रा मिला है उसको हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक थोड़ी ऐसे ही वो 2,000 छोड़ देगी, आपको वापस वो रीपे करना पड़ेगा, तो भी आपका लाइबिलिटी बनेगा। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो आपने पे नहीं किया है वो सारे खर्चे आपको पे करने हैं। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको इनकम मिली है एडवांस में। देखिए, यहां तक क्रेडिटर्स से लेके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तक यहाँ पे क्या था, पेएबल चीजें थी जो हमको पे करनी होती है वो। लेकिन इन दिस पार्ट, इनकम रिसीव्ड एडवांस में क्या होता है, ऐसी अमाउंट जो आपको एडवांस में मिल चुकी है। अब ये क्यों लाइबिलिटीज में आता है, एक सिंपल लॉजिक समझिए। अगर किसी ने आपको एडवांस दिया है, मतलब हम लाइबल है वो पर्टिकुलर सर्विस उस सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप मुझे जून महीने में पूरे साल की फीस पे करते हो एजुकेशन की, तो ये मेरा फर्ज है कि आपको फाइनल एग्जाम तक मुझे पढ़ाना है। सो आई एम लाइबल टू प्रोवाइड यू द सर्विस। तो ये भी एक टाइप की लाइबिलिटी है। उसके बाद अब आते हैं असेट साइड पे आते हैं। तो असेट में पहले आता है डेटर्स। डेटर्स मतलब ये भी अमाउंट रिसीवेबल आता है। देखिए, असेट में क्या आएगा, पहले वो हम लिख लेते हैं। अमाउंट रिसीवेबल रहेगा, जो हमको मिलना बाकी है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी जो होगी बिजनेस की, जो बिजनेस ओन करेगा, वो यहाँ पे आएगा। ओके, देन हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये यहाँ पे रहेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो असेट्स में रहेगी, या वी कैन से प्रीपेड होगा कोई एक्सपेंसेस, वो असेट में आता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो डेटर्स अमाउंट रिसीवेबल है। फिर उसमें से है लेस RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स,
यहाँ पे एक पूरा फॉर्मेट देखिए, यहाँ मैंने स्टार मार्क किया है, यानी कि पूरा एक अलग फॉर्मेट बनेगा इसके लिए, कैसे इसको कैलकुलेट करना है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, आपकी वो प्रॉपर्टी है, वो आपको असेट में शो करना है। प्लांट एंड मशीनरी होगा, मोटर कार, कंप्यूटर। सी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दी है। ओके, जैसे कि मैंने मेरे स्टाफ को एडवांस में सैलरी दे दिया, अगले महीने का एडवांस में मैंने उसको सैलरी पे कर दिया, मतलब मुझे वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो ये मेरा एक असेट है। और ये जो प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब मैंने अगले साल के लिए पे कर दिया, अगले साल के लिए पे कर दिया। देन इन्वेस्टमेंट, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो। उसके बाद गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे इनटेंजिबल असेट है। इनटेंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, लेकिन इसकी पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, मनी के फॉर्म में मॉनेटरी वैल्यू इसकी होती है। गुडविल यानी कि रेपुटेशन, पेटेंट्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आपका एक तरीका है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। कॉपीराइट आपका एक पर्टिकुलर वर्क है, आपका पर्टिकुलर कोई आपकी आर्ट है जो आपने उसका कॉपीराइट लिया है, कोई और वो चुरा नहीं सकता है। जैसे कि समझिए आपने किताब लिखी है, आपने कहानी लिखी, अब वो कहानी का आपने ले लिया कॉपीराइट, मतलब ना वो कहानी कोई चुरा सकता है, ना उसके कोई कैरेक्टर्स कोई चुरा सकता है, ना आपकी कहानी का नाम कोई चुरा सकता है, आपकी बुक वो आपकी है, तो ये कॉपीराइट हुआ। उसके बाद कैश इन हैंड, आपके हाथ में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ओके, यानी कि हम जिसको एक कहते हैं ना, हमारे मेन कबर्ड में कितने कैश पड़े हुए हैं वो आएगा। फिर हमारे ड्रॉ में कितने कैश पड़े हुए हैं ये भी इसमें आता है, कैश इन हैंड। देन कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा आपका पड़ा हुआ है वो। देन क्लोजिंग स्टॉक, पर्टिकुलर गुड्स होगा, आपका स्टॉक होगा जो इस साल नहीं बिका, उसको आप फेंक तो नहीं दोगे, आप उसको नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करोगे, तो नेक्स्ट ईयर आपको उससे बेनिफिट होगा, तो ये आपका भी एक असेट है जिसको में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप इसका आता है, वो है टैली। आपको टैली करना होता है, और टैली का मतलब ये होता है कि लाइबिलिटी साइड का एडिशन और असेट साइड का एडिशन दोनों इक्वल रहेगा। तो ये है फॉर्मेट बैलेंस शीट का, सिंपल पार्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे ना एक स्टार मार्क किया है डेटर्स का, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जो काफ़ी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो। इसमें बैड डेट्स कैसे इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर, बिकॉज ऑफ डेटर्स एंड आरडीडी, वो उसको हम पूरा समझेंगे। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती है, काफ़ी वेरियस एडजस्टमेंट भी इसके अंदर आते हैं। तो ये कुछ ऐसे पार्ट थे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।